दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे आखिर इजराइल ने ऐसा क्यों किया भारत के साथ। जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान में क्यों दिखा दिया नक्शे में। दोस्तों भारत ने चिंता जाहिर किया, उसके बाद इजराइल ने क्या कदम पीछे लिया या नहीं बताएंगे सबसे पहले आपको। वही बताएंगे मुठभेड़ नहीं, ये थी सर्जिकल स्ट्राइक। जवानों ने नक्सलियों को ट्रेनिंग कैंप में घुसकर मारा है। जी हाँ, सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन एनकाउंटर में 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। AK-47 समेत कई हथियार बरामद हुए हैं वहां से। इन्हीं खबरों के बीच आपको बताएंगे भगौड़े जाकिर नाइक पाकिस्तान में ऐश मौज करने गया था, भारत के खिलाफ ही जहर उगलने गया था। तो इधर भारत ने बहुत बड़ा और तगड़ा झटका दे दिया जाकिर नाइक को। दोस्तों बताएंगे क्या झटका दिया है भारत ने। लगे हाथों आपको बताएंगे अपनों से ही डरा पाकिस्तान, छावनी में तब्दील होगी इस्लामाबाद। SCO समिट के लिए लिया है फैसला। जी हाँ, तो वहीं खुश ना हो पाकिस्तान, भारत का एजेंडा है साफ, इसीलिए जयशंकर जी जा रहे हैं इस्लामाबाद के दौरे पर। वहीं दोस्तों किसानों के अकाउंट में आज आने वाले हैं 2000 रुपए। प्रधानमंत्री मोदी जी भेजेंगे किस्त, सारी जानकारी आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में क्या विलय हो गया है। आखिर इजराइल ने ऐसा नक्शा क्यों पेश किया जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि जम्मू कश्मीर भारत में नहीं है। भारत की चिंता पर अब यू टर्न लेता दिखाई दिया है इजराइल। पूरी बात आपको बताते हैं दोस्तों। दरअसल क्या है मामला, इजराइल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट से भारत का वो नक्शा हटा लिया है जिसमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा गलत तरीके से पाकिस्तान में दिखाया गया था। सोशल मीडिया पर हुए जबरदस्त विरोध के बाद अब इसको हटा लिया गया है भारत में। इजराइल के राजदूत रूवेन आजार ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये वेबसाइट संपादक की गलती थी और इसको तुरंत हटा दिया गया। इस गलती को सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने उठाया। यूजर ने लिखा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन क्या इजराइल भारत के साथ खड़ा है। इजराइल की आधिकारिक वेबसाइट पर भारत का नक्शा देखें, खासकर जम्मू और कश्मीर पर ध्यान दें। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रूवेन आजार ने कहा ये वेबसाइट संपादक की गलती थी, धन्यवाद बताने के लिए अब इसको हटा दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को या यूं कहें कि हर किसी को मालूम है कि भारत और इजराइल के संबंध काफी ज्यादा नजदीकियों भरे रहे हैं, जबकि इजराइल को हमेशा से पता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर हमेशा से भारत बड़ा ही सेंसिटिव रहा है और इस पर किसी के भी गलत दलील तक को स्वीकार नहीं किया जा सकता। नक्शा तो दूर की बात, भारत हमेशा से यह कहता आया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब इजराइल मध्य पूर्व में कई फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है। पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की हत्या के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। अब तक 1000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं, क्योंकि इजराइल ने गाजा से अपना ध्यान हटाकर अब लेबनान की ओर कर दिया है। दोस्तों इस नक्शे के हटा देने के बाद अभिजीत चावड़ा ने इजराइल सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि ये कदम भारत इजराइल की मित्रता को और मजबूत करता है। बहरहाल दोस्तों अगर वाकई में गलती से ये छपा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि हमें इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि उन्होंने एक बार कहने पर इस नक्शे को हटा लिया, अपनी गलती मान ली और माफ कर देना चाहिए, तो अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। क्या माफी होनी चाहिए इस मुद्दे पर बताना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुद्दा काफी ज्यादा सेंसिटिव है और भारत जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पर किसी की भी गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं आपको बता दें नक्सलियों के एनकाउंटर से जुड़ी सबसे बड़ी खबर मुठभेड़ नहीं, ये थी सर्जिकल स्ट्राइक। जवानों ने नक्सलियों को ट्रेनिंग कैंप में घुसकर मारा है। जी हाँ, दंतेवाड़ा बॉर्डर में सुरक्षा बल के जवानों ने एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित करते हुए 30 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है। इस एनकाउंटर की देश भर में चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार इसे माओवादियों के ऊपर बड़ी चोट बता रही है, लेकिन इतनी बड़ी सफलता यूं ही नहीं मिली है। दोस्तों दंतेवाड़ा में नक्सलियों पर सबसे बड़े प्रहार की पटकथा 24 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद बनानी शुरू कर दी गई थी। दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमाओं पर बसा अमुज माड़ बेहद दुर्गम और पहुंच विहीन इलाका माना जाता है, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान इस इलाके में बीते कुछ समय से लगातार सक्रिय हैं। वन इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक इसी रणनीति के तहत जवानों ने नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप में घुसकर जवानों ने 30 नक्सलियों को मौत की नींद उतार दिया। इसके लिए बीते 2 दिनों से नक्सलियों को चारों तरफ से घेरा जा रहा था। जिन 30 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं उसमें नई भर्ती को गोरिल्लावार तकनीक सिखाने वाले 2 बड़े नक्सली भी शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों ने कमलेश और उर्मिला शामिल है। ये दोनों नक्सली हमले की प्लानिंग और युद्ध की ट्रेनिंग दिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने भारतीय सेनाओं को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक करेंगे अमित शाह जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी होंगे शामिल। जी हाँ, नक्सलवाद के खात्मे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति तेज करने को लेकर परसों यानी कि 7 अक्टूबर को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस बैठक में राज्य में चल रहे नक्सल ऑपरेशन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री
मंत्री साय ने बैठक से पहले कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में न केवल सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, बल्कि इन इलाकों में विकास कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। दोस्तों वही बता दें, भगौड़े जाकिर नाइक को भारत ने दिया तगड़ा वाला झटका। पाकिस्तान में फैला रहा था नफरत और अपने भाषण के उन वीडियोस को भारत में फैलाने की कोशिश में लगा हुआ था ताकि भारत में आग भड़काई जा सके। तो उधर भारत ने बड़ा एक्शन लेते हुए जाकिर नाइक के उस एक्स अकाउंट पर ही लगा दिया ताला। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक यानी भगौड़ा जाकिर नाइक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को भारत में बंद कर दिया गया है। जाकिर नाइक के एक्स अकाउंट को शुक्रवार को बंद कर दिया गया। भारत में कई मामलों में वांछित चल रहा भगौड़ा जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान के दौरे पर है। इसके पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने विवादास्पद उपदेशक के स्वागत के तरीके की निंदा की थी। इसके कुछ ही घंटे बाद ही नाइक का एक्स अकाउंट बंद दिखाई देने लगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया से कहा कि हमने रिपोर्टें देखी हैं कि उसे यानी जाकिर नाइक को पाकिस्तान में सम्मानित किया गया है, वहां उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है कि एक भारतीय भगौड़ा पाकिस्तान में उच्च स्तरीय स्वागत किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा यह निराशाजनक और निंदनीय है, लेकिन साथ ही यह आश्चर्यजनक भी नहीं है। नाइक के पासपोर्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर जायसवाल ने कहा यह स्पष्ट नहीं है कि नाइक ने किस पासपोर्ट पर पाकिस्तान की यात्रा की होगी, ये अभी भी एनोनिमस है। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी हिंदू के सामने जाकिर नाइक की बोलती हुई बंद गीता का उपदेश सुनकर इधर उधर झांकने लगा जाकिर नाइक। जी हाँ, पाकिस्तानी दौरे पर पहुंचे विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को वहां भी गीता का उपदेश सुनने को मिल गया। हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलने वाले जाकिर नाइक के सामने पाकिस्तान के हिंदू विद्वान प्रोफेसर मनोज चौहान ने उन्हीं की मौजूदगी में मंत्र के साथ अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि सनातन दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। चौहान ने गीता में भगवान कृष्ण के उपदेश की बात करते हुए कहा कि गीता में इंसान के निष्काम कर्म की बात कही गई है। मनोज चौहान ने मंत्र के बाद कहा कि मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पाकिस्तान हमेशा खुशहाल रहे। दोस्तों, जिस भारत में जाकिर नाइक को कोई पूछता तक नहीं था, कोई इज्जत तक नहीं थी और वो हमेशा से भारत में आग लगाने की कोशिश में रहता था, दो समुदायों के बीच में झड़प करवाने की कोशिश में लगा रहता था, आज वही जाकिर नाइक भगौड़ा जाकिर पाकिस्तान में रेड कारपेट पर उसका वेलकम किया जा रहा है, जो कि एक दिखाता है कि पाकिस्तान खुद तो डूब रहा है और डूबने के पीछे जो बेवकूफी पना है उसकी भी झलक अब वो दुनिया को दिखाने लगा है। वहीं आपको बता दें, चीन पाकिस्तान को बड़ा संदेश। राजनाथ सिंह जी ने कहा हमारे हितों का किसी अन्य देश के हितों से टकराव नहीं। जी हाँ, भारत प्रशांत क्षेत्र का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि समुद्री सहयोग के लिए भारत का प्रयास जारी है। भारत के हित किसी अन्य देश के साथ टकराव में नहीं है। किसी भी राष्ट्र के हितों का अन्य राष्ट्रों के साथ टकराव नहीं होना चाहिए। इसी भावना से हमें मिलकर काम करना चाहिए। राजनाथ सिंह जी शुक्रवार को नई दिल्ली में भारत प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2024 को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची प्रगति केवल सामूहिक कार्रवाई और तालमेल के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। इन प्रयासों के कारण अब भारत देश को इस क्षेत्र में एक विश्वसनीय और पसंदीदा सुरक्षा साझेदार और पहली प्रतिक्रिया देने वाले के रूप में देखा जाता है। वहीं बता दें, अपनों से ही डरा पाकिस्तान, छावनी में तब्दील होगी इस्लामाबाद। एससीओ समिट के लिए किया फैसला। दोस्तों, एक कहावत है कि जो बोएगा वो काटेगा। पाकिस्तान के ऊपर ही यही लागू हो रहा है। हमेशा आतंक का समर्थन करने वाला मुल्क अब अपनी राजधानी में एक सम्मेलन करवाने के लिए सेना का सहारा ले रहा है। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान सरकार ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर बैठक के दौरान राजधानी इस्लामाबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना तैनात करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को इस फैसले पर मुहर लगी है। पाकिस्तान के इस फैसले के पीछे क्या कारण है, हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। दरअसल असल में पाकिस्तान 15 से 16 अक्टूबर को पहली बार इस शिखर बैठक की मेजबानी करने वाला है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सेना तैनात करने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत लिया गया है, जो सरकार को शांति बनाए रखने में नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सेना तैनात करने का अधिकार देता है। पाकिस्तानी मंत्रालय ने कहा कि संघीय सरकार राजधानी इस्लामाबाद में 5 से 17 अक्टूबर तक नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए पाकिस्तानी सेना की तैनाती को अधिकृत कर रही है। अधिसूचना के अनुसार सेना इस्लामाबाद में प्रमुख सरकारी इमारतों और संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। हालांकि अर्धसैनिक रेंजर्स पहले से ही राजधानी में तैनात है, लेकिन शिखर बैठक के दौरान सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सेना तैनात की जाएगी। दोस्तों, ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान में जाकर जयशंकर जी किसी पाकिस्तान के नेता से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये लगभग एक दशक में भारत के किसी विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा होगी, लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान को एक सम्मेलन कराने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ रही है और वो अपनी राजधानी को छावनी में तब्दील कर रहा है। लेकिन आखिर ये किसके डर से कर रहा है? अगर आप दोस्तों अंदाजा
लगा करके परफेक्ट जवाब दे सकते हैं तो जवाब देना मत भूलिएगा। लेकिन आपको बता दें 9 साल बाद भारत के बड़े नेता जयशंकर जी पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले हैं। उनका मकसद क्या होने वाला है दोस्तों वो हम आपको बताते हैं। 3 से 4 जुलाई को अस्ताना में हुई संघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए थे। पीएम मोदी के बजाय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उस समय दोस्तों विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन देशों को अलग थलग और बेनकाब करने को कहा था जो आतंकवादियों को श्रेय देते हैं। उन्होंने चीन और पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर आतंकवाद को बेलगाम छोड़ दिया गया तो यह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में दोस्तों ये चीज क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर जयशंकर जी पाकिस्तान को घेरेंगे। कितना अच्छा वो पल होगा दोस्तों कि आतंकिस्तान को आतंकवाद मुद्दे पर ही घेरेंगे। उसके घर में जाकर जयशंकर जी, ऐसे में ऑल द बेस्ट जयशंकर जी का नाम मत भूलिएगा आप लोग। वहीं बता दें दुर्गा पूजा पर तुगल की फरमान जारी कर दिया है बांग्लादेश ने। नमाज के दौरान रहो चुप और 5 लाख दो जजिया टैक्स। जी हाँ, साथ ही नवरात्रि के गरबे में ना जाए मुस्लिम युवक युवतियां। बता दे दोस्तों क्या है बांग्लादेश से दुर्गा पूजा को लेकर खबर। दरअसल सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जमकर उत्पात मचाया गया। कई लोगों की जानें चली गई। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनने के बाद से पड़ोसी देश में कई बदलाव देखने को मिले। हालांकि दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा पर फजीहत झेलने के बाद बांग्लादेश सरकार ने जैसे तैसे अपनी छवि सुधारने की कोशिश की, लेकिन असलियत सामने आ गई। वहां पर दुर्गा पूजा समारोह की शुरुआत उथल पुथल भरी रही क्योंकि अंतरिम सरकार और विभिन्न मुस्लिम निकायों ने कई इलाकों में दुर्गा पूजा के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि आयोजन समितियों को कथित तौर पर नमाज के दौरान चुप रहने और प्रत्येक को 5 लाख रुपए जजिया टैक्स के रूप में देने के लिए कहा गया। कई जगह मूर्तियों के तोड़फोड़ और लूटपाट की भी घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। पिछले महीने के आखिरी में आई डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार कई दुर्गा पूजा समितियों को धमकी भरे पत्र मिले हैं जिसमें कहा गया कि अगर वे त्योहार मनाना चाहते हैं तो उन्हें 5 लाख रुपए देने होंगे। खुलना के डाकोप क्षेत्र में कई हिंदू मंदिरों ने धमकी भरे पत्र मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस बीच ढाका ट्रिब्यून ने पिछले महीने बताया कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पूजा समितियों को सलाह दिया कि वे अजान और नमाज के दौरान अपने संगीत वाद्य यंत्र और साउंड सिस्टम बंद रखें। ये बयान कथित तौर पर गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कानून और व्यवस्था की बैठक के बाद दिया था दोस्तों। इतना ही नहीं आपको ये भी बता दें रतलाम में काजी ने निकाला तुगल की फरमान। नवरात्रि के गरबे में ना जाए मुस्लिम युवक युवतियां। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रतलाम शहर काजी ने मुस्लिम समाज के युवक युवतियों के लिए एक फरमान जारी किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। शहर काजी ने मुस्लिम युवक युवतियों से कहा है कि वो गरबा में ना जाएं, मेले में जाने पर रोक लगाई है। रतलाम शहर काजी मौलवी सैयद अली साहब ने अहम गुजारिश पत्र में लिखा है कि मुस्लिम युवक युवतियां गरबे में ना जाएं। दोस्तों जब घर में ही ऐसे तुगल की फरमान निकाले जाएंगे तो हम बांग्लादेश से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। वहीं आपको बता दें हिंदुओं की सुरक्षा पर भारत ने चिंता जताई है। ये अच्छी बात नहीं। बांग्लादेश में पूजा पंडालों पर हमलों से अपना भारत नाराज। जी हाँ, भारत ने मांग की है कि बांग्लादेश की सरकार कार्रवाई करे और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो वहीं आपको बता दें तालिबान को लेकर रशिया ने किया सबसे बड़ा फैसला। आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाया उनका नाम। मॉस्को फॉर्मेट की बैठक में भारत भी शामिल। दरअसल अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान के लिए रशिया से अच्छी खबर है। रूस ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने का फैसला किया है। रूसी समाचार एजेंसी तास ने रशिया के विदेश मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला उच्चतम स्तर पर लिया गया है। अफगानिस्तान पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष प्रतिनिधि जमीर काबुलोव के हवाले से कहा गया है कि इस निर्णय को अमली जामा पहनाने के लिए विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जा करने के बाद से ही रशिया धीरे धीरे उसके साथ संबंध बना रहा है। पुतिन ने इसी साल जुलाई में कहा था कि रूस अफगानिस्तान के तालिबान आंदोलन को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी मानता है। वहीं बता दें इराक ने इजराइल के सेना अड्डे पर किया ड्रोन हमला, 2 सैनिकों की मौत, 24 घायल। जी हाँ, इजराइल ईरान के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल रक्षा बल बोले तो आईडीएफ ने कहा कि इराक की ओर से इजराइल के सेना अड्डे पर ड्रोन हमला किया गया। इसमें 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक घायल हो गए। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ ने बताया कि हमले में गोलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन में सिग्नल ऑफिसर कैडेट सार्जेंट डेनियल अवीब हेम सोफर और गोलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन के आईटी विशेषज्ञ कॉर्पोरल तार ड्रोर की मौत हो गई। वहीं बता दें राइफल लेकर खामेनेई ने दी दुनिया को धमकाने वाली तकरीर, दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो मुसलमान। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने आज तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नमाज पढ़ी। इस दौरान अपने संबोधन में खामेनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है और आगे भी देता रहेगा। खामेनेई का तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से यह संबोधन इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 5 साल बाद उन्होंने यहाँ आकर नमाज पढ़ाई और अपनी बात रखी है। इससे पहले जनवरी 2020 में वो मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए आए थे
जी हाँ, तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में खामेनेई की तकरीर सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं बता दें, यूक्रेन हो या ईरान, सबको प्रधानमंत्री मोदी से ही है आस। ईरानी राजदूत ने कहा भारत ही मना सकता है इजराइल को। जी हाँ, ईरान द्वारा इजराइल पर 200 मिसाइली हमला करने के बाद पश्चिमी एशिया न सिर्फ भारी तनाव पसरा हुआ है बल्कि बड़े पैमाने पर भयानक युद्ध की आशंका भी घर कर रही है। इस बीच भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने क्षेत्र में स्थिरता और शांति की बहाली कराने में भारत से हस्तक्षेप करने की मांग की। ईरानी राजदूत ने कहा कि भारत को इस अवसर का लाभ उठाकर इजराइल को क्षेत्र में अपनी आक्रामकता रोकने और शांति और स्थिरता कायम करने के लिए राजी करना चाहिए। ईरानी राजदूत ने कहा कि उनके देश और इजराइल के बीच तनाव को सिर्फ भारत ही कम करवा सकता है। बता दें कि भारत के दोनों देशों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध है। यही वजह है कि ईरानी राजनयिक भारत सरकार से पश्चिम एशिया संकट में शामिल सभी पक्षों से तनाव कम करने और कूटनीति और बातचीत के माध्यम से मुद्दों को हल करने का आग्रह कर रहे हैं। वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गिनाई बदलते भारत की खूबियां। कहा हम पहले मोबाइल आयात किया करते थे और आज मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता है अपना भारत। दोस्तों, मोदी जी ने कहा कि आज एक वैश्विक आपात स्थिति के बीच हम यहाँ भारतीय युग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि दुनिया भारत का किस तरह भरोसा करती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि वित्त प्रौद्योगिकी अपनाने की दर के मामले में भारत शीर्ष राष्ट्र के रूप में खड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत दोपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा विनिर्माता है और इस समय मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता भी है। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें, इमरान खान की 2 बहनों समेत 30 को अरेस्ट। पीटीआई की रैली के बीच इस्लामाबाद लॉक तो मोबाइल नेट सेवा पर भी पड़ा असर। जी हाँ, पाकिस्तान की राजधानी में शुक्रवार को लॉकडाउन लगा दिया गया। साथ ही इस्लामाबाद में मोबाइल फोन सेवा भी निलंबित कर दी गई है। वहीं विरोध प्रदर्शन के हिस्सा रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों अलीमा और उजमा खान को आज इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा राजधानी की ओर से जाने वाली मुख्य सड़कों और हाईवे पर शिपिंग कंटेनर रख दिया गया ताकि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों को उनकी रिहाई की मांग को लेकर रैली निकालने से रोका जा सके। शहबाज शरीफ की सरकार ने भी अर्धसैनिक रेंजरों और अतिरिक्त पुलिस को तैनात किया है और खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन के आह्वान को वापस लेने से इनकार करने के बाद इस्लामाबाद और पास के शहर रावलपिंडी में स्कूलों को बंद कर दिया। वहीं बता दें, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव पर आ गई सबसे बड़ी भविष्यवाणी। कमला हैरिस या फिर ट्रंप किसके साथ बंधेगा जीत का सेहरा। बता दें, अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए बाइडेन ने अपने बदले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उतारा है, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और भारतीय मूल की है। वहीं विपरीत पक्ष में रिपब्लिकन उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ज्योतिष की दृष्टि से जानते हैं कैसी होगी इन दोनों में टक्कर और कौन विजेता बनकर अमेरिका पर कर सकेगा राज। तो बता दें, ज्योतिषी के अनुसार दोनों की कुंडलियों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली मजबूत होते हुए भी प्रतिकूल ग्रह दशाओं के कारण कमला हैरिस के आगे कमजोर प्रतीत होती दिखाई दे रही है और अमेरिका के चुनाव में कमला हैरिस के जीतने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है। साथ ही साथ आपको बता दें, खौफ में कट रही है जाकिर नाइक की जिंदगी। पाकिस्तान सरकार से मांगी सिक्योरिटी, आखिर किससे सता रहा है जान का डर जाकिर नाइक को। सूत्रों ने बताया कि जाकिर नाइक ने पाकिस्तान प्रशासन को यह जानकारी दी थी कि उसके कुछ शुभचिंतकों ने बताया है कि पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा हो सकता है। साथ ही उनके बेटे ने भी इस खतरे की जानकारी के बारे में उसे बताया था। उनके बेटे ने उनसे पाकिस्तान का अपना दौरा टालने को भी कहा था। यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि इसने पाकिस्तान सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी की मांग की थी। वहीं बता दें, पहली बार रायपुर में भीष्म टैंक की एंट्री, इसकी दहाड़ से थर्राता है चीन पाकिस्तान। दोस्तों, भारतीय सेना का मुख्य टैंक भीष्म पहली बार रायपुर पहुंचा है। इस टैंक को T-90 के नाम से भी जानते हैं। इन टैंकों की तैनाती पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर होती है। इसकी दहाड़ से दोनों देश थर्राते हैं। रायपुर की धरती पर जब पहली बार इस टैंक का आगमन हुआ तो प्रशासन ने ग्रैंड वेलकम किया है। वहीं बता दें, हरियाणा की 90 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। आज चुनाव आयोग ने रख दिया है 75% मतदान का लक्ष्य। दोस्तों, हरियाणा में करीब 1 महीने तक चले विधानसभा चुनाव प्रचार के बाद आज यानी शनिवार प्रदेश के वोटर जनादेश देंगे। राज्य के 2 करोड़ 3 लाख वोटर 1031 प्रत्याशियों में से 90 विधायक चुनेंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी होगी और शाम 6 बजे तक लोग जो लाइनों में खड़े होंगे वो वोट दे चुके होंगे। प्रदेश के 90 विधानसभा हलकों में होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र पर पहुंच चुकी हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों में 930 पुरुष और 101 महिलाएं हैं। 462 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में 67.74% मतदान हुआ था। इस बार चुनाव आयोग ने 75% मतदान का लक्ष्य रखा है। राज्य में 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। बहरहाल दोस्तों, आज आपकी भविष्यवाणी तो बनती है। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता ही भगवान होती है। हरियाणा के हाव भाव को देखकर क्या लगता है दोस्तों आपको, किसकी सरकार बनने वाली है, कौन होगा विधानसभा चुनाव का विजयी? पार्टी बताना मत भूलिएगा। देखते हैं मैक्सिमम लोग किस पार्टी का नाम लेते हैं। वहीं आपको बता दें,
राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान में पुणे कोर्ट ने भेजा समन। जी हां, राहुल गांधी को इन महान विभूति पर बयान देना पड़ गया, भारी कोर्ट ने भेज दिया है समन। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव से पहले जहां एक और वीर सावरकर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, वहीं इन सब के बीच पुणे की एक अदालत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को वीर सावरकर से जुड़े मानहानि के मामले में समन भेजा और 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ये मुकदमा विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी अशोक सावरकर ने शुरू किया है, जिन्होंने पिछले साल इंग्लैंड में दिए गए गांधी के कथित बयानों के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। सत्यकी का तर्क है कि विदेश यात्रा के दौरान गांधी की टिप्पणियां आपत्तिजनक थी, जिसके कारण उन्हें ये कानूनी कदम उठाना पड़ा। वहीं बता दें, किसानों के अकाउंट में आज आएंगे 2000 रुपए, पीएम मोदी जी भेजेंगे किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यानी शनिवार 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र जा रहे हैं। वहां वो मुंबई में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के तौर पर 2000 रुपए किसानों के अकाउंट में भेजे जाएंगे। इसके अलावा वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के 23,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट और बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी थाने में करीब 32,800 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स और आरए से बीकेसी के बीच मुंबई मेट्रो की लाइन 3 का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा भी वो कई प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के रूप में करीब 9 करोड़ 40 लाख किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए टोटल ट्रांसफर करने वाले हैं। इसके साथ ही इस स्कीम के तहत किसानों को दिया गया पैसा 3,45,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। मुंबई में पीएम मोदी किसानों के लिए कई और ऐलान भी करने वाले हैं। वो नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना के तहत करीब 2,000 करोड़ रुपए जारी करने वाले हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के करीब 1920 करोड़ रुपए के 7500 प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे। साथ ही 1300 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले 9200 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ भी देश को समर्पित किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, वहीं 19 मेगावाट क्षमता वाले 5 सोलर पार्क का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां दोस्तों, इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी है बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लगे हाथों दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा दोस्तों में, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में कि हर कोई हमारे खबरों को देख करके सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने खबरों के माध्यम से भरोसा दिखाते हैं। इसीलिए हम स्क्रीनशॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आज के इस फेक जमाने में भी हम आपको सच्ची खबरें दिखा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आशा करते हैं आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।